हाँ जी, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सो फर्स्ट टू क्लास में हमने जो यूजीसी नेट का दिसंबर वाला और जून वाला पेपर हुआ था उसके पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। आज हमारा रहेगा जून 2023 में जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उसको हम एनालाइज करते हैं और उसके डिटेल में आंसर्स देखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक है ज्योग्राफी_विजडम अकेडमी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट पार्ट ऑफ रेनबो। इनमें से कौन सा रेनबो में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये मैं बताया कि इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं विबग्योर। तो ग्रे कलर जो है इसमें ग्रे हमारा रेनबो में शामिल नहीं होता है, वॉयलेट होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं इनमें इनमें से कौन सा प्लेट्यू या फिर कौन सा इंक्लूड नहीं है। सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स हमारा होता है विंध्यन जो माउंटेन है उनके आसपास का एरिया। सो विंध्यन माउंटेन के आसपास रहेगा हमारा विंध्यन स्कार्पलैंड और नर्मदा वैली। रोहिलखंड प्लेन ये ऊपर आ जाता है गेंजेटिक प्लेन में, और बुंदेलखंड अपलैंड ये जो नर्दर्न हाईलैंड है उनमें आता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी और डी। बी और डी। नेक्स्ट है इलुस्ट्रेशन ऑफ हटेनियन थ्योरी ऑफ अर्थ। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। सो इसका जो आंसर है नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा इसका रहेगा जॉन प्ले फ्लेयर, इसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन। ये हमने लास्ट क्लास पिछले दोनों पेपर में हम देख रहे हैं कि जो विटलसे का एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन था उससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आ ही रहा है। इस पेपर में भी वापस वही रिपीट हुआ है कि जो क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन थे उसमें विटलसे ने 5 फैक्टर्स यूज किए थे जिसके बेस पे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर्स को क्लासीफाई किया था। उसमें इनमें से कौन कौन से इंक्लूडेड है। तो पहला प्रोवाइड्स ए गुड बेसिस फॉर एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, ये करेक्ट है। हेल्प्स इन स्टडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये इनकरेक्ट रहेगा। ये सेम ही स्टेटमेंट लास्ट वाले क्वेश्चन में लास्ट वाले पीवाईक्यू में भी यही दे रखा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्लूड था या नहीं था। अगला है हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी, करेक्ट है। प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर मोजाक ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यह भी करेक्ट है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, बी और डी। ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमारा है कि एक एजर्सन दे रखी है और स्टेटमेंट दे रखा है। पहली एजर्सन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग organisms that were formerly restricted to warmer region will become more common towards poles. So global warming जैसे जैसे इंक्रीज होगी उससे जो वार्मर एरियाज में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो धीरे धीरे जो कोल्डर एरियाज है उनकी तरह शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के साथ। जो हमारा फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ साथ जो फ्लोरा एंड फोना का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्लोबल वार्मिंग से सिग्निफिकेंटली चेंज होगा। सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है कि मोस्ट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम। सो अगर पॉपुलेशन को हमें टाइम के साथ अगर डिनोट करना है तो उसके लिए कौन सा ग्राफ यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ से जैसे इंडिया की पॉपुलेशन हमें 1951 से 2011 तक दिखानी है तो इसके हम लाइन ग्राफ का यूज करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ रही है या ओवरऑल पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस थ्रू विच न्यू बाउंड्री अंडर द मोस्ट कंडीशन इज डिटरमाइंड। सो अगर नई बाउंड्रीज बनानी है दो कंट्रीज के बीच में, दो स्टेट के बीच में, उसके लिए क्या स्टेजेस रहते हैं जिसके थ्रू हम बाउंड्रीज बनाते हैं। तो इसमें पहला रहता है एलोकेशन, कि हम एलोकेट करते हैं कि ये वाला रीजन है जिसमें हमें बाउंड्री को डिमार्केट करना है। सेकंड इसमें रहता है, सेकंड रहेगा डिलिमिटेशन। इसके बाद हम एक कमीशन बनाते हैं जो कमीशन उन एरियाज को आइडेंटिफाई करती है, वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करती है। फिर रहता है इसमें डीमार्केशन, उसको ग्राउंड लेवल पे डीमार्केट करते हैं। उसके बाद रहता है मेंटेनेंस, उसकी फेंसिंग वगैरह करना और कंटिन्यूसली मेंटेन रखना। राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी सी, ए बी डी सी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हमारा मैच करना है हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में इसका आंसर रह जाएगा पर्ल कल्चर। सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी में देखें तो ब्रिक मेकिंग। टर्सरी एक्टिविटीज पोस्टल सर्विसेज, क्वार्टरनरी में सिंगिंग। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से मैच कर सकते हैं हम इनको। अगला दे रखा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज दे रखा है और प्लेस दे रखा है। जूट इंडस्ट्री,
जूट का रहेगा ओनोगोल। ओनोगोल है आंध्र प्रदेश की लोकेशन है, जहाँ पे जूट से रिलेटेड मेजर इंडस्ट्रीज इस्टाब्लिश की गई है। सेकंड है इसमें वूल। वूल का रहता है हमारा कुल्लू में। सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है मैसूरू, और कॉटन के लिए हिसार। नेक्स्ट है कि हमें बताना है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो आई थी ज्योग्राफी में 1950s में, उसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन थे, कौन कौन से ज्योग्राफर उसमें लीडिंग थे। तो इसमें हम देखें तो सैंपल और रेट जेल, ये डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटलिज्म जो ज्योग्राफी में आया था उससे रिलेटेड थे। मैकेंदर ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का है। रीटर इसने भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए थे। इसका आंसर हमारा होगा पीटर हेगेट और विलियम बंज। पीटर हेगेट और विलियम बंज ने स्टार्टिंग में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को प्रोपोनेंट किया था। फिर रेड जेल आ गया, हेगर स्टैंड आ गया, ये सब इससे रिलेटेड नहीं थे। तो इसका हेगर स्टैंड एंड चोर्ले भी इससे रिलेटेड है, रेड जेल इससे रिलेटेड नहीं है। तो आंसर होगा सी और ई, सी और ई ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का सिंपल सा क्वेश्चन है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। तो ये रहेगा मेघालय में। इसके बाद हमारा स्टेट दे रखा है और इफेक्टिव लिटरेसी रेट 2001 से 11 के बीच में कितना चेंजेस आया है उसमें वो बताना है। जैसे केरला, तो केरला में सबसे कम चेंज आया था क्योंकि केरला की ऑलरेडी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा थी, तो अब उसमें और ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखें तो 3% का चेंज ही आया था। मिजोरम में 3.8% है। फिर हिमाचल प्रदेश इसमें 14.6 है, और बिहार इसमें हाईएस्ट देखा गया था 16.8% का इंक्रीज। अगला है ऑर्गेनिज्म विथ आर सेलेक्टेड ग्रोथ पैटर्न्स टेंड टू ऑक्यूपाई विच ट्रॉफिक लेवल इन दियर इकोसिस्टम। तो इसका आंसर रहेगा लो ट्रॉफिक लेवल। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। लो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका सर्वाइवल, जिनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम आर सेलेक्टेड में मानते हैं। इसमें दो रहता है, एक आर सेलेक्टेड रहता है और दूसरा रहता है के सेलेक्टेड। इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है। इसमें जो यहाँ पर आते हैं वो आर सेलेक्टेड आते हैं, यहाँ पे के सेलेक्टेड आते हैं। सो आर सेलेक्टेड में हमारे लो ट्रॉफिक लेवल वाले आते हैं जिनका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी जिनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। वहीं के सेलेक्टेड वाले होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन बहुत स्लो होता है और इनकी पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो ये हाई ट्रॉफिक में आते हैं के सेलेक्टेड वाले, आर सेलेक्टेड वाले लो ट्रॉफिक में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुक है यहाँ पे, ट्राइंग टू सोल्व द रिडल ऑफ मॉनसून। रिडल ऑफ मॉनसून इससे रिलेटेड ये बुक लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई है वो बताना है हमें। तो इसके स्कॉलर थे पार्थ सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट का, कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स ऑफ फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इंक्लूड्स। सो नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल में डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रक्चरल में होता है कि जिनमें हम ऑन ग्राउंड कुछ ना कुछ बनाते हैं, जैसे डैम बनाते हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, या फिर रिवर्स के आसपास की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको कवर करते हैं, तो ये सब आता है स्ट्रक्चरल में। नॉन स्ट्रक्चरल मानी हम पेपर्स पे जो काम करते हैं वो नॉन स्ट्रक्चरल में आ जाता है। तो जैसे फ्लड जोनेशन है, तो ये पेपर वर्क होता है मोस्टली, कि हम आइडेंटिफाई करते हैं सैटेलाइट इमेज के जरिए कौन सा फ्लड जोनेशन है। फ्लड फोरकास्टिंग है, ये भी हमारा ऑन ग्राउंड, इसमें कुछ नहीं होता है, ये ऑन पेपर ही होता है मोस्टली। फ्लड फोरकास्टिंग करना, डेटा एनालाइज करना, ये सब। तो आंसर इसका ए और बी होगा। एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, ये मानिए हम ऑन ग्राउंड इसमें कुछ बना रहे हैं, चैनल इंप्रूवमेंट, इसमें भी कुछ रिवर्स के आसपास कुछ बनाते हैं, तो ये सब हो गया स्ट्रक्चरल में। फ्लड जोनेशन, फ्लड फोरकास्टिंग हो गया नॉन स्ट्रक्चरल में। नेक्स्ट है इंडिया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। इससे रिलेटेड इसके क्या क्या टारगेट्स है वो दे रखे हैं इसमें, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला दे रखा है कि इंक्रीज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 17 ईयर्स बाय 2025। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इसका टारगेट था कि 2025 तक हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 17 ईयर्स तक पहुंचाना है। इंक्रीज ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट टू 5% ऑफ जीडीपी बाय 2025। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ऐसा कोई टारगेट नहीं था। दूसरा इसमें है कि जो 5% है ये कंबाइन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंबाइन करके ये टारगेट तो दे रखा है, लेकिन नेशनल हेल्थ पॉलिसी का नहीं है ये। फिर रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 28 बाय 2019। तो आईएमआर को 28 तक डिक्रीज करना है हमें 2019 तक। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट, ये टारगेट सही था हमारा। फिर एमएमआर को 200 तक लेके आना है 2020 तक। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट टारगेट नहीं दे रखा था एमएमआर का। इसमें दे रखा है कि एमएमआर को हमें मिनिमल लेवल पे लेके आना है, तो 200 वाला फिगर सही नहीं है।
फिर TFR जो है इसको लाना है 2.1% पे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा A, C और E। नेक्स्ट है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें हमें बताना है इससे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें। सो पहला बोथ वेरिएबल्स हैव कम फ्रॉम द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, स्टेटमेंट करेक्ट है। RY इज नॉन पैरामेट्रिक मेजर्स, ये पैरामेट्रिक रहता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर इट इज नोन एज द कोवेरिएंस ऑफ द टू वेरिएबल्स, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर इट इज हाईली सुटेबल टू मेजर रिलेशनशिप ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक प्रेफरेंसेस, एफिशिएंसी एंड इंटेलिजेंस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर हमारा होगा ए और सी। अगला दे रखा पेडिप्लेन्स और इंसेलबर्ग्स आर फीचर्स ऑफ ओल्ड स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ इरोजन। सो पेडिप्लेन्स दे रखा है और इंसेलबर्ग दे रखा है कि ये कौन से साइकिल ऑफ इरोजन का एंड स्टेज में ये चीजें बनती है। तो ये रहेगा हमारा एओलियन का, एओलियन साइकिल जो विंड इरोजन से होता है। इसका जो लास्ट स्टेज होता है या फिर जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें इंसेलबर्ग की फॉर्मेशन होती है और पेडिप्लेन्स बनते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ ओशियनिक वाटर की जनरली लोवेस्ट इन, तो डेंसिटी लोवेस्ट रहेगी इक्वेटोरियल रीजन में। यह भी हमने PYQ में डिस्कस किया है पिछली 2 क्लासेस में। इससे ओशियनिक डेंसिटी से रिलेटेड दोनों पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें वापस रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट एंड मैप द चाइनीज कोल फील्ड्स। सो चाइनीज कोल फील्ड के बारे में कौन से ज्योग्राफर ने सबसे पहले बताया था, तो इसका आंसर होगा रिक्टोफन। रिक्टोफन ने वर्ल्ड में सबसे पहले चाइना का जो कोल बेल्ट था उसके बारे में अपनी बुक में मेंशन किया था। और रिक्टोफन ने ही सबसे पहले सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट के बारे में भी रिक्टोफन ने अपनी बुक में मेंशन किया था और इसके बारे में डिटेल्स है वो सब बताई गई थी। अगला है कि जो वो अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड 4 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी। इससे रिलेटेड 4 स्टेज वाला मॉडल किसने दिया था, तो ये जॉन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा है कि डब्ल्यू आर्नोल्ड ने इनमें से क्या इंट्रोड्यूस किया था। सो स्पेशल प्रोसेस ऑफ प्लांट इकोलॉजी इन डिफरेंट सेटलमेंट डिस्पर्जन स्टडी, ये इसके द्वारा नहीं दिया गया था। मोंटे कार्लो टेक्निक, ये भी इसकी नहीं है। यूटोपियन सोशल पॉलिटिकल थिंकिंग, ये भी इसका नहीं था। फिर है प्लेस नेम एनालिसिस इन द सेटलमेंट स्टडी, ये डब्ल्यू आर्नोल्ड के द्वारा दिया गया था। व्हेन डिड द लास्ट आइस एज ऑन द अर्थ टेक्स प्लेस। सो लास्ट आइस एज कब आई थी, तो इसका आंसर है हमारा प्लिस्टोसीन। अभी हमारा चल रहा है होलोसीन। सो इससे पहले प्लिस्टोसीन में लास्ट आइस एज अर्थ पे देखी गई थी। फिर माइग्रेंट्स ऑफ सेकंड वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा वेंट टू सेटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो फर्स्ट वेव थी जो माइग्रेशन की, वो ब्रिटिशर्स के टाइम में हुई थी, उसमें लोग गए थे फिजी, गुआना या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में। सेकंड जो हमारी वेव थी उसमें गए े थाईलैंड या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ, थाईलैंड, म्यांमार, इन कंट्रीज में। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, इसका आंसर देखे तो हम डायरेक्टली देख ले, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। सो बी और सी, साइज ऑफ सैंपल और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप मेकिंग टेक्निक यूजेस द इंटरवल्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें ये पूछा है कि इंटरवल्स है जो फिक्स इंटरवल, इनमें से कौन सी मैप मेकिंग टेक्निक में यूज किया जाता है। इसका आंसर रहेगा आईसी रिदमिक, या फिर इसको आइसोलाइन भी बोलते हैं। इसमें हमारा फिक्स इंटरवल रहता है, जैसे आइसो बार हम बनाते हैं तो उसमें 100, 200, 300 इस तरीके से फिक्स इंटरवल्स में सीरीज चलती रहती है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ हिल स्लोप इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। सो हिल स्लोप वाले में हम जो स्लोप थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा हिल स्लोप का। तो उसमें सबसे ऊपर जो हमारा रहता है वो रहता है वैक्सिंग स्लोप, उसके बाद आता है फ्री फेस के बाद आता है डेब्री स्लोप, और उसके बाद आता है हमारा वेनिंग स्लोप। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, डी, सी और बी, ऑप्शन 2। फिर है द टर्म डीमैन्युफैक्चरिंग इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो डीमैन्युफैक्चरिंग को किससे लिंक किया गया, तो इसका होगा डी असेंबली एंड रीसाइक्लिंग। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद डिपोजिशनल एक्टिविटीज,
ये हम 5 एजेंट्स ऑफ इरोजन पढ़ते हैं, जिसमें मेन हमें यही पढ़ना होता है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन से है। इसमें हमें पूछ रखा है कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इनमें से कौन कौन से है। राइट आंसर हमें बताना है। सो पहला है सी केव्स एंड कोल्डेरा। सी केव्स ये इरोजनल फीचर है, जब वेव्स आती है तो उससे जो आसपास की रॉक्स है उनमें कटाव होता है, उससे वेव्स केव की फॉर्मेशन होती है, तो ये इरोजनल हो गया। सेकेंड है एस्कर एंड वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म, ये डिपोजिशनल रहेगा, क्योंकि जब वेव्स आती है कोस्ट के आसपास तो अपने साथ कुछ मटेरियल लेके आती है, सोइल वगैरह, तो वो डिपॉजिट होती है, उससे जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो होगा वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म। तो ये हो गया हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। फिर प्लाया एंड मिएंडर, ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है, क्योंकि मिएंडरिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज में आती है तो वहाँ से कटिंग स्टार्ट होती है, कटिंग स्टार्ट होती है तो मिएंडरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आर्क एंड प्लंज पूल्स, आर्क एंड प्लंज पूल भी इरोजनल फीचर है हमारा। फिर बैरियर बीच एंड लोइस, लोइस हमें पता है डिपोजिशनल फीचर है, विंड से जब खुले मैदानों में हवा जब तेज चलती है तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स लेके चलती है, उनका जब डिपोजिशन होता है उससे जो प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं लोइस प्लेन। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और ई। नेक्स्ट हमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज इन द सतलज गंगा प्लेन्स ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट करेक्ट है। हाईएस्ट जो ऐसी पॉपुलेशन है वो सतलज गंगा पे, गंगा का जो प्लेन्स है जैसे पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, इन्हीं एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ क्रिश्चियंस आर द मोस्ट नंबर इन केरला स्टेट ऑफ इंडिया। तो एब्सोल्यूट नंबर में क्रिश्चियंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो केरला में। स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर है डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, डब्ल्यूटीओ से भी ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, डब्ल्यूटीओ की पॉलिसी से रिलेटेड या फिर इसमें क्या क्या एग्रीमेंट्स किए गए तो उससे रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन एंड अमंग कंट्रीज आर हैंडल कंस्ट्रक्टिवली। स्टेटमेंट करेक्ट है। लिबरलाइज ग्लोबल ट्रेड प्रोवाइड्स ग्रेटर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट एंड दियर क्वालिटीज, सही स्टेटमेंट है। रूल्स मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर ऑल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की लाइफ ईजी हो जाए, ट्रेड्स में दिक्कत ना हो, इसीलिए डब्ल्यूटीओ के जरिए अलग अलग एग्रीमेंट्स किए गए थे। लिबरलाइज ट्रेड कट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग, करेक्ट है स्टेटमेंट। दिस सिस्टम प्रमोट्स कॉन्फ्लिक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और डी, ए बी और डी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट हमारा इंडियन ओशियन से रिलेटेड है कि उसमें सेलिनिटी इन इंडियन ओशियन इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू बे ऑफ बंगाल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि इक्वेटर से बे ऑफ बंगाल की तरफ जब हम आते हैं तो सेलिनिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में इंडिया की बड़ी रिवर्स वाटर डिपॉजिट करती है, उससे वहाँ पे फ्रेश वाटर इंक्रीज हो जाता है और सेलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे गंगा रिवर है, कृष्णा गोदावरी कावेरी, इन सब का वाटर अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में आता है, इसलिए वहाँ पे सेलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलिनिटी इन इंडियन ओशियन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सेलिनिटी इन इंडियन ओशियन रिमेन्स सेम इन डिफरेंट पार्ट्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सेम नहीं रहेगी सारे पार्ट्स में। नेक्स्ट हमारा है 45 पीपीपी आइसो हेलाइन डिवाइड इंडियन ओशियन इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्शन, ये भी इनकरेक्ट है। सेलिनिटी इज मोर इन अरेबियन सी देन द बे ऑफ बंगाल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अरेबियन सी में सेलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे फ्रेश वाटर का जो एडिशन है वो बहुत कम होता है, या फिर कोई बड़ी ऐसी रिवर्स नहीं है जो अरेबियन सी में जाके अपना वाटर डिपॉजिट कर रही हो। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में हमने देखा कि गंगा रिवर है, फिर कृष्णा गोदावरी कावेरी, ये सब बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिपॉजिट कर रही है, तो वहाँ पे फ्रेश वाटर का एडिशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सेलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी और ई। नेक्स्ट है सोशियो इकोलॉजिकल मूवमेंट, इन्वायरमेंटल जो मूवमेंट्स हुए थे इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इनमें सबसे पहले जो देखे तो चिपको मूवमेंट हुआ था, उसके बाद हमारा आ जाएगा जंगल बचाओ आंदोलन, फिर नर्मदा बचाओ, फिर आरए मूवमेंट, आंसर होगा बी डी सी ए। फिर है प्रोड्यूसर्स इन ट्रॉफिक लेवल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हो रहा है कि ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें हमें प्रोड्यूसर्स बताने हैं, तो फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स सही है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फ्रॉग जो है ये हमारा कंज्यूमर्स में आ जाता है या फिर हायर ऑर्डर में आ जाता है, ये प्रोड्यूसर्स में नहीं आता। राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी। नेक्स्ट है कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है
2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बिहार हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अमंग ऑल मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हमें पूछा है, तो बिहार में हाईएस्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर पंजाब हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन टोटल पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसका नंबर में परसेंटेज में हाईएस्ट कौन से स्टेट में है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ये स्टेटमेंट दे रखा है। फिर महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि महाराष्ट्र में थर्ड लार्जेस्ट नहीं है, वेस्ट बंगाल में थर्ड लार्जेस्ट है। अगला तमिल, ये वाला स्टेटमेंट हाँ इनकरेक्ट हो, तमिलनाडु हैज मोर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देन आंध्र प्रदेश, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो हमें नोट करेक्ट का पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी। अगला दे रखा है आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म का जो था उसके स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट्स कौन कौन थे। तो इसमें हम देखें तो रेड जेल था, रेड जेल डिटर्मिनिज्म को प्रोपोनेंट थे, डिटर्मिनिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। सेकंड है ब्रूंच एंड कार्ल ओ श्योर, ब्रूंच और श्योर ये दोनों पॉसिबिलिज्म के प्रोपोनेंट्स थे। फिर फेब्रे एंड ब्लास ये भी पॉसिबिलिज्म के थे। श्योर एंड हंटिंगटन, श्योर एंड हंटिंगटन इससे रिलेटेड नहीं है। और सैंपल और रेड जेल ये भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के ज्योग्राफर्स थे। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी। अगला ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये वाली जो इवेंट है ये कौन से हेमिस्फीयर में होती है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। अगला इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फार्मिंग इज सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड बाय क्लाइमेट। सो क्लाइमेट की वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, तो इसमें देखें तो मैक्सिको में तो अच्छी खासी एग्रीकल्चर होती है, क्लाइमेटिक ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। स्पेन में भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाइना में भी नहीं पड़ता। कनाडा का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरा पूरा आइस से कवर्ड है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट की वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड है। रीजनल प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज सब सिस्टम ऑफ रीजनल सिस्टम ऑफ वॉल, ये किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, तो ये हमारा होगा हॉरिजॉन्टल स्पेशियल यूनिटी का प्रिंसिपल है, जिसमें रीजनल प्लानिंग को पूरे प्लानिंग का एक सब सेक्शन के रूप में मानते हैं। फिर है बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी कौन सी कंट्री या कौन सी कंट्री के कोस्ट पे स्थित है, तो इसका आंसर होगा कनाडा। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्कीम ऑफ कल्चरल रियाम्स ऑफ द वर्ल्ड वाज डिवाइस्ड बाय, सो कल्चरल रियाम से रिलेटेड जो सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था ब्रुक एंड वेब के द्वारा। नेक्स्ट है कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है। कल्चरल यूट्रोफिकेशन नॉर्मली क्या होता है कि जो लेक्स होती है, लेक्स में जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं उससे वहाँ पे धीरे धीरे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये यूट्रोफिकेशन होता है हमारा। कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या होगा, जब जो न्यूट्रिएंट्स का एडिशन है वो एंथ्रोपोजेनिक होगा, यानी मानव के द्वारा जब उसमें एडिशन होगा तो वो कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहलाया जाएगा। आंसर हो जाएगा थर्ड हमारा, न्यूट्रिएंट्स एडेड इनटू वाटर बॉडीज बाय एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया इज फाउंड इन, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। परसेंटेज वाइज भी एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और नंबर वाइज भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। ये भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था जिसमें परसेंटेज दे रखे थे कि हाईएस्ट परसेंटेज कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। अब हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट मच वाइड इन इंडिया, ये इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि रूरल और अर्बन एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन लाइव्स इन विलेजेस इन इंडिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंडिया की अराउंड 70% पॉपुलेशन अभी भी, अगर 2011 का डेटा देखें तो अर्बन पॉपुलेशन 3141% है और रूरल अराउंड हो गई 69%, सो ये अराउंड 70% हो गई। इंडियन रूरल सोसाइटी इज स्टिल सेमी फ्यूडलिस्टिक, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो अभी भी फ्यूडलिस्टिक नेचर उसमें देखने को मिलता है। प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट अमंग स्टेट्स इन बिहार, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर आर्ग्यूड फॉर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर उसमें आपको स्कॉलर आइडेंटिफाई करना है तो ये फुतवान को आपको सबसे पहले टिक करना है
क्योंकि ह्यूमनिस्ट ज्योग्राफी के सबसे बड़े प्रोपाउंडर थे यी फुतवान, और इनका जो थ्योरी है वो भी आप डिटेल में कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है हर बार। नेक्स्ट हमें दे रखा है अगेन वही प्लेन से रिलेटेड है। ए प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ रीसेंट अलूवियम, रीसेंट अलूवियम वाला जो होगा वो होगा फ्लड प्लेन। फिर होगा डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन हम ओशिनोग्राफी में पढ़ते हैं अबाइसल प्लेन्स जो है। ए प्लेन फॉर्म बाय विंड एक्शन, विंड एक्शन वाला हो जाएगा लोइस प्लेन, ये इसी पेपर में हमने पीछे देखा है कि लोइस प्लेन क्या होता है। फिर ए प्लेन फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल सेडिमेंट्स, तो इसका हो जाएगा आउटवास प्लेन। नेक्स्ट है हमारा कुमजांग पास, कुमजांग पास कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश। तो पास से रिलेटेड भी ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पिछले पेपर में हमने देखा था नाथुला का पूछा हुआ था कि नाथुला पास कौन से स्टेट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर है कि मैक्सिमम एल्बिडो कौन से सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका आंसर होगा डेंस क्लाउड। डेंस जो क्लाउड्स होते हैं, आइस की सबसे ज़्यादा जो फ्रेश स्नो होती है उसकी सबसे ज़्यादा एल्बिडो होती है, उसके बाद जो क्लाउड्स होते हैं उनकी एल्बिडो रहती है। ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है कि जो जून वाला पेपर हुआ था उसमें भी ये आ रखा था कि हमें अरेंज करना था रिफ्लेक्शन के बेस पे। विर्थ के द्वारा इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो विर्थ का था रूरल अर्बन कंटिन्यूम, रूरल अर्बन कंटिन्यूम वाला विर्थ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि बुरान स्टॉर्म ब्लोस इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बुरान स्टॉर्म ये कौन सी कंट्री में आता है या फिर कौन से पार्ट में आता है, तो इसका आंसर है रशिया में। अगला हमें दे रखा है रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन है कि जो हम सैटेलाइट इमेजेस पढ़ते हैं, सैटेलाइट इमेज से रिलेटेड इसमें दे रखा है कि इनको सही से अरेंज करना है। जैसे टोन है, तो टोन किससे रिलेटेड है, टोन का आंसर होगा हमारा लैंड यूज एंड लैंड कवर, यानी अगर लाइट कलर की शेडिंग है उसमें लाइट कलर की टोन है या डार्कर शेड है, तो उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लैंड यूज किस तरीके का है, सेटलमेंट है या फिर यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। फिर है साइज, साइज से हम आइडेंटिफाई करते हैं टू डिस्टिंग्विश जोनस ऑफ लैंड यूज। जैसे अगर रूरल सेटलमेंट है तो वो स्कैटर्ड होगी, अर्बन सेटलमेंट्स है तो वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगी। फिर है शेप, शेप से हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मियंडरिंग बेल्ट्स है, मियंडरिंग बेल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम शेप वगैरह का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पैटर्न, पैटर्न से हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्चार्ड्स को, जैसे अगर एक लाइन में ही बहुत सारे ट्रीज दे रखे हैं इस तरीके से, तो हम वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा यहाँ पे कोई बागान वगैरह बने हुए होंगे। फिर है नोमेडिक ट्राइब्स दे रखे, और हमें पूछा कि नॉर्दर्न फिनलैंड में कौन सा है इनमें से, तो नॉर्दर्न फिनलैंड का हमारा है लेप्स, लेप्स वाला जो ट्राइब है ये है नॉर्दर्न फिनलैंड का। यूकागिर वाला ये साइबेरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट में एजर्सन और रीजन दे रखी है। क्रिस्टोलर डेवलप नेटवर्क ऑफ हेक्सागोनल कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी, तो ये सही है, क्रिस्टोलर ने अपने मॉडल में इस तरीके से एक हेक्सागोनल शेप बनाया था, उसके बेस पे सिटी का ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरह सिटी एक्सपेंड करेगी। अगला सर्कुलर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज फॉर हैविंग गैप्स एंड ओवरलैप्स, तो ये भी करेक्ट है कि इसमें जब वो सर्कल बनाता है अलग अलग तो उसमें ओवरलैप हो रहे थे, कुछ जगह पे गैप भी रह रहा था, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये अगर आपको याद हो तो पिछले में दे रखा था कि ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, उसमें सीधा दे रखा था स्कैटरिंग, इसमें हमें थोड़ा डिटेल में पूछ लिया कौन सी टाइप की स्कैटरिंग होती है, तो इसका आंसर होगा रेले स्कैटरिंग। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, सो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सा ईयर या फिर डिमार्केट किया गया था, तो हमारा टारगेट था 2045 तक इंडिया की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें एक तरफ दे रखी है वार्म ओशन करंट, एक तरफ दे रखी है कोल्ड, और कौन सा करंट कहाँ पे जाके आगे जाके वो वार्म से कोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्राजील है, जैसे ब्राजील वाला करंट साउथ की ओर जाता है, फिर यहाँ से आता है फोकलैंड करंट, यहाँ से फिर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राजील का हो जाएगा फोकलैंड। गल्फ स्ट्रीम ऊपर जाके बनती है लेब्राडोर करंट से, गल्फ स्ट्रीम जाती है ऊपर, ऊपर से आता है लेब्राडोर करंट, और फिर ये जो नॉर्दर्न वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो बनता है। क्यूरियोसिया करंट ये मिलता है ओयोसिया से, फिर एगुलास करंट ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिल जाता है डायरेक्ट जाके। नेक्स्ट हमारा है कि सेलिनिटी से रिलेटेड है कि मिनिमम से मैक्सिमम हमें अरेंज करना है सेलिनिटी को, तो इसमें देखो जो मिनिमम सेलिनिटी देखने को मिलेगी वो रहेगी बाल्टिक सी में,
उसके बाद देखें तो ब्लैक सी में, फिर चाइना सी में, और हाईएस्ट देखने को मिलती है रेड सी में। तो लास्ट में जिसमें ए है, ये वाला आंसर हो जाएगा CDBA। फिर है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक किससे रिलेटेड है? तो कार्बन सिंक हमारा यूज करते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, कि जो भी ग्लोबल इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको वापस एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कार्बन सिंक। नेक्स्ट में हमें बुक्स दे रखी है और ऑथर दे रखे है, और सही मैच करवाना है। 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी, 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी लिखी गई थी TW फ्रीमैन के द्वारा। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट ये लिखी गई है एलन चर्ची सैम्पल के द्वारा। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी ये ग्रिफिथ टेलर की बुक है, और मैन एंड नेचर GP मार्च की है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी से रिलेटेड कौन सा मॉडल है? तो ये होगा कंसेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ बर्गिस, क्योंकि ये सिटी का स्ट्रक्चर बताता है बर्गिस कंसेंट्रिक जोन मॉडल में। बाकी हम देखें तो इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, ये दोनों रिलेटेड है पॉपुलेशन या माइग्रेशन से। लोकेशन मॉडल है ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर। गंगा रिवर वाले डेल्टा को क्या बोलते हैं? तो ये होगा आर्क्यूएट शेप, आर्क्यूएट शेप वाला डेल्टा गंगा के द्वारा। बर्ड फुट वाला देखे तो ये मिसिसिपी जो रिवर है उसके द्वारा बनाया जाता है। अगले में हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2000, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 ये थी पेरिस वाली, 2015 हुई थी। अर्थ समिट 1992, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा D, B, C और A, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हमारा फोटो पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉन्गर द फोटो पीरियड द ग्रेटर इज द टोटल पॉसिबल इंसोलेशन। स्टेटमेंट करेक्ट है। फोटो पीरियड क्या होता है कि टोटल सनलाइट कितने टाइम तक रहती है, या फिर डे टाइम कितना है उस, अगर इजीली समझना हो हमें तो 8 पोल्स डे एंड नाइट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पोल्स पे डेज नाइट ऑलवेज इक्वल नहीं होती। 6 मंथ में वहाँ पे चेंज होता रहता है डे एंड नाइट का शेड्यूल। 8 पोल्स द डेली फोटो पीरियड रीच ए मैक्सिमम ऑफ 24 आवर्स इन समर एंड मिनिमम ऑफ 0 आवर्स इन विंटर्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि समर्स में जो पोल्स है वहाँ पे 24 आवर्स तक का फोटो पीरियड बन जाता है, और वही विंटर्स में 0 टाइम तक हो जाता है। नेक्स्ट है कि विंटर्स में ये 24 आवर्स होता है और समर्स में 0 हो जाता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट बताने दे हमें तो आंसर होगा A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड फॉर्म्स बाय इरोजनल एक्टिविटीज। तो वापिस इरोजनल एक्टिविटीज वाले लैंड फॉर्म्स हमें बताने हैं। तो इसमें यारदांग एंड स्टम्प्स ये इरोजनल एक्टिविटी से बनते हैं। सिर्क जो है ये ग्लेशियल लैंड फॉर्म में हम पढ़ते हैं, डिपोजिशनल फीचर है। फिर एरेटे एंड एस्कर ये भी इरोजनल फीचर डिपोजिशनल फीचर है। ब्लो होल एंड सीफ ड्यून ये भी डिपोजिशनल है। स्ट्रक्चरल बेंच एंड कोल ये इरोजनल है। तो आंसर होगा A और E। द मीन ऑफ गिवन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्कोर इज 14। फिर हमें अरेंज करनी है सीक्वेंस को। तो ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। सीधा आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा CBAD। इसमें हमें मीन के अकॉर्डिंग मीन से कौन कितना दूर है उसके बेस पे हम अरेंज करते हैं। जैसे अगर एक को निकाल के देखूँ, ये 40 है, 10 इसका निकालते हैं 10 + 40/2, तो ये आ जाएगा 50 25। अब ये 40 से कितना दूर है इसके बेस पे हम इन चारों का निकालेंगे, और फिर जो नियरेस्ट होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, जो फारदेस्ट होगा वो सबसे दूर चला जाएगा। फिर है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड कौन सा इनमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें हम देखें तो सिंपल रैंडम होती है, स्ट्रेटिफाइड भी होती है, स्नोबॉल नहीं होती, फिर कन्वीनियंस नहीं होती। C और E राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें सेकंड और फर्स्ट रैंक पे पॉपुलेशन ग्रोथ वाले स्टेट बताने हैं। तो फर्स्ट पे तो हमारा था मेघालय और सेकंड पे था अरुणाचल। तो अरुणाचल की अराउंड थी 25% ग्रोथ रेट, मेघालय की थी 27%। तो आंसर होगा A और B। फिर नीचे हमें दे रखा है सी वेव्स ऑफ सिस्मिक ओरिजिन इन जनरल बिहेव लाइक लॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द सी वेव्स ऑफ शॉर्टर लेंथ विल रीच देयर मैक्सिमम हाइट फास्ट, वेरीज लॉन्ग वेव विल टेक ए लॉन्ग टाइम। तो ये स्टेटमेंट देखें तो इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, शॉर्टर लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी क्रेस्ट डिसाइड नहीं होती, अदर फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट।
नेक्स्ट है ओशियन वाटर से रिलेटेड वापिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन करंट इज नॉट अफेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी डेंसिटी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो ओशियनिक करंट्स है वो डेंसिटी से हाईली इफेक्टेड होते हैं, उसी की वजह से उनकी डायरेक्शन डिसाइड होती है। हीट लॉस्ट बाय ट्रॉपिकल ओशियन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट टू ड्राइव एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मोस्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ओशियन इन ट्रॉपिक्स इज रिलीज्ड एज वाटर वेपर इन पोलर एरियाज। ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी इवापोरेशन होता है वो वहीं पे रेनफॉल हो जाती है, उसी को हम आफ्टरनून शावर्स वगैरह जो बोलते हैं। तो पोलर एरिया पे जाके वहाँ पे वो वाटर वेपर के रूप में नहीं पहुँचती। लेस सोल्टी वाटर्स आर एट हाई लेटीट्यूड्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पे आइस कैप्स ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर का एडिशन ज़्यादा होता है, इसलिए सैलिनिटी कम देखने को मिलती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर एट बॉटम इन रेड सी। सो रेड सी के बॉटम में एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस। फिर अगेन 2011 के पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। लक्षद्वीप हैज द नॉट करेक्ट पूछा है इसमें हमें। लक्षद्वीप हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लक्षद्वीप में परसेंटेज वाइज हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। नॉट करेक्ट पूछा है तो ए वाला हम हटा देते। फिर है प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज हायर देन इन आसाम। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा नहीं है आसाम से। फिर है टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन केरला इज हायर देन इन जम्मू कश्मीर। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। केरला में परसेंटेज वाइज जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है। अगला प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज हायर देन इन वेस्ट बंगाल। ये इनकरेक्ट है। फिर पंजाब हैज लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टेट्स है जिनमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। सो राइट आंसर जो हमारा इसमें हो जाएगा इनकरेक्ट वाले ऑप्शन वो हो जाएंगे सी, बी, डी और ई। बी, डी और ई, ठीक है। द अप्रोच ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस वाज propounded बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो अप्रोच थी वो कौन सी ज्योग्राफिकल स्कूल के द्वारा प्रपाउंड की गई थी, तो इसमें था अमेरिकन स्कूल। अमेरिकन स्कूल इसका सबसे बड़ा प्रपाउंडर था। नेक्स्ट हमारा अगेन पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है स्टेट्स को। तो इसमें देखें तो राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी है 200, ओडिशा की अराउंड है 217, केरला की अराउंड है 860 और यूपी की है 829। तो हम अरेंज कर लेते हैं, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ए, बी, डी और सी। नेक्स्ट हमारा है अल्टीट्यूड ऑफ सन एंड स्पेसिंग ऑफ टॉल बिल्डिंग। इससे रिलेटेड कौन सा ट्रू है। सो बिल्डिंग्स आर यूजुअली बिल्ट फार अपार्ट इन हाई लेटीट्यूड्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे हम हिल स्टेशंस में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग्स दूर दूर देखने को मिलती है। वहीं अगर जो बिल्डिंग्स आर कैजुअली बिल्ट क्लोज टुगेदर इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल एरिया जो होते हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स पास पास बनाई जाती है, क्योंकि स्पेस अच्छा होता है और बनाना आसान होता है वहाँ पे। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट दे रहेगा बिल्डिंग्स आर यूजुअली बिल्ट क्लोजर टुगेदर इन हाई लेटीट्यूड्स। ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग हो गए, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है। तो स्टार्टिंग के दो हमारे करेक्ट हो गए, ए और बी। नेक्स्ट है वो डिस्क्राइब्ड स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी को पता है रेड जेल का जो कॉन्सेप्ट था स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, तो उससे एंथ्रोपोजेनिक जो इसकी बुक थी उसमें इसने स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में बताया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट रिगार्डिंग वेलफेयर ज्योग्राफी। वेलफेयर ज्योग्राफी से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें देखें तो वो गेट्स फाट वेयर हाउ, ये हम वेलफेयर ज्योग्राफी में सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ये बी तो इसमें करेक्ट होगा ही। पहला दे रखा था इट वाज रेवोल्यूशनरी इन थ्योरी एंड रेवोल्यूशनरी इन प्रैक्टिस, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वेलफेयर ज्योग्राफी का क्रिटिसिज्म ये था कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे, प्रैक्टिकल इनके पास ऐसा कुछ था नहीं जिसकी वजह से ये एक बेस बना सके। इट वाज बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म, यह भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिविज्म से निकल के आया था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, और ये इसके अपोजिट था वेलफेयर ज्योग्राफी। इट्स ए प्रेगमेटिक अप्रोच टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा ए और डी, बी और डी। नेक्स्ट है हमारा पीर पंजाल में इनमें से कौन सा ग्लेशियर लोकेटेड है। तो इसका होगा हमारा सोनापानी ग्लेशियर।
सियाचिन, बायोफो और बातुरा ग्लेशियर, ये तीनों ही हमारे लोकेटेड है कराकोरम रेंज में। इसके बाद है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम से रिलेटेड है कि इनमें से कौन कौन से उस पर डिपेंडेंट है। तो इसमें होगा एनर्जी फ्लो, इससे रिलेटेड है न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। टाइडल एनर्जी का इससे कोई लिंक नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। फिर है ग्रीक स्कॉलर का करेक्ट क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। तो इसमें देखें तो सबसे पहले हमारा था हेकेटियस, सबसे पहले हेकेटियस, उसके बाद इरेटोस्थेनीज, फिर पोसिडोनियस, फिर हिपार्कस और फिर था हमारा पोसिडोनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड नियर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के पास कौन सा प्लेट्यू लोकेटेड है, तो ये होगा टेलीग्राफ प्लेट्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81, जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्रिफिथ टेलर गेव ए क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज बेस्ड ऑन एज, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। ग्रिफिथ टेलर का कॉन्सेप्ट आया था जिसमें उसने सिटीज़ को एज के बेस पे क्लासीफाई किया था, ओल्ड सिटीज़ या फिर जो मिडाइवल सिटीज़ थी, फिर मॉडर्न सिटीज़ थी। सेकंड है हैरिस यूज्ड प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हैविस ने फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मेथड यूज नहीं किया था। थर्ड है सेक्टर मॉडल ऑफ हेयोथ वाज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ स्पेशल पैटर्न ऑफ हाउस रेंट्स इन अमेरिकन सिटीज़, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर चंडीगढ़ वाज प्लान बाय ली कार्बूजियर एंड कैनबरा वाज बाय वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चंडीगढ़ की सिटी प्लानिंग है वो ली कार्बूजियर के द्वारा की गई थी, ये इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न प्लान सिटी थी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट हमारा है कि आइसबर्ग्स आर नॉट कॉमन अलोंग द नॉर्वेजियन कोस्ट, तो नॉर्वेजियन कोस्ट पे आइसबर्ग ज़्यादा पाए नहीं जाते, ये पूछना चाह रहा है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉर्वेजियन कोस्ट पे आइसबर्ग्स नहीं है, वहाँ पे जो कोस्ट लाइन है वो हम पढ़ते हैं कि किस टाइप की कोस्ट लाइन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। फिर आइसबर्ग्स आर वेरी कॉमन अलोंग द साइबेरियन कोस्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साइबेरियन कोस्ट पे आइसबर्ग्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। सही हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो के बेस पे हमें मिनिमम से मैक्सिमम के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा जो असेंडिंग में करना है हमें लोवेस्ट से हाईएस्ट की ओर, तो लोवेस्ट इसमें रहेगा उत्तर प्रदेश का, उसके बाद देखें तो महाराष्ट्र का, फिर देखें कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश, ये इसकी सही सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट है वेदर पैरामीटर दे रखा है हमें और इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इनको मैच करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछली 2 क्लास में भी डिस्कस किया है। पहला ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन, ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन के लिए यूज़ करते हैं हम कैंपबेल स्टोक रिकॉर्डर। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोग्राफ। इवापोरेशन के लिए पान इवापोरोमीटर। नेक्स्ट हमारा आइडिया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी वाज propounded बाय, सो जो स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी थी इससे रिलेटेड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, इसका आंसर होगा हमारा DM स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्मिनोलॉजी दे रखी है और दूसरी तरफ रिलेटेड एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। पहला बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल किससे रिलेटेड है, ये है न्यूट्रिएंट साइकिल से रिलेटेड। फ्लो ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। बायोमास इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। फूड चेन वाला हमारा ट्रॉफिक पिरामिड। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक जो रिपीट हो रहे हैं उनमें हमारा एक तो रहता है फूड चेन वाला, फूड चेन से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है। दूसरा रहता है इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम, तीसरा बायोम। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जिससे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चंस रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द ज्योग्राफिकल आइडिया ऑन क्रोक्रोमेटिक मैप्स, क्रोक्रोमेटिक मैप्स पे कौन सा हम इसमें यूज़ करते हैं, तो ये रहेगा कलर्स के जरिए हम इसको क्रोक्रोमेटिक मैप्स में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमें ऑथर दे रखा है और बुक का नाम दे रखा है और मैच करवाना है, तो इसमें रहेगा हमारा नॉक्स एंड एस पिंच की बुक थी अर्बन सोशल ज्योग्राफी, अर्बन सोशल ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन, तो ए में हो जाएगा हमारा 3। ऐसे क्वेश्चंस में हमें अगर एक ही ऑप्शन का राइट आंसर हमें एग्जैक्टली पता हो तो उसके जरिए हमें सबसे पहले आंसर्स में देखना है कि उसमें कोई मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे ए में 3 है तो हम डायरेक्टली एक ही ऑप्शन से राइट आंसर पे बहुत बार आ सकते हैं, लेकिन
प्री कंडीशन ये है कि हम जो चूज कर रहे हैं उसका हम 100% श्योर हो कि यही वाला आंसर करेक्ट है। जैसे हमें अगर ए में 3 का पता है कन्फर्म, तो इसे हम राइट आंसर पे डायरेक्टली आ सकते हैं। फिर इमायर जोन्स एंड जॉन आइल्स, इसकी बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल ज्योग्राफी। फिर ए अहमद की सोशल ज्योग्राफी, और रेवेंस्टीन की द कल्चरल लैंडस्केप। नेक्स्ट हमारा है टाइड से रिलेटेड, टाइड प्रोड्यूसेस फोर्सेस से रिलेटेड। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। द अट्रैक्शन ऑफ मून इज मैक्सिमम एट द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू द मून ऑन द अर्थ सरफेस। सो मून का अट्रैक्शन हाईएस्ट रहेगा उस पॉइंट पे रहेगा जो अर्थ से क्लोजेस्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल। सो टाइड्स में डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहता है। अगर मून की लोकेशन पास में है तो उस टाइम पे टाइडल फोर्स ज़्यादा रहेगा, वही मून की अगर लोकेशन दूर हो जाएगी, जब उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन चलता है, तो उसमें इसका फोर्स कम हो जाता है। नेक्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ द मून इज मिनिमम एट पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू द मून ऑन द अर्थ सरफेस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि जो मून का टाइडल अट्रैक्शन फोर्स है वो मिनिमम रहेगा किस पॉइंट पे, जब वो अर्थ के सबसे पास रहेगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है टाइड जनरेटिंग फोर्सेस आर वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है टाइड जनरेटिंग फोर्सेस से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें बताना है। इसमें हमें सबसे पहले रहेगा गामा रेज। इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग बताना है तो सबसे कम में गामा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, डी ऑप्शन, उसके बाद बी ऑप्शन, उसके बाद हमारा है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव। सो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, और इसी के अकॉर्डिंग इनकी जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। ये हम जो EMR स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड इक्वेशन है। नेक्स्ट है परमानेंट स्नो कैप्स ऑन हाई माउंटेन इवन इन द ट्रॉपिक्स इज ड्यू टू। सो हाई माउंटेन पे जो परमानेंट स्नो कैप्स है उनका मेन रीजन क्या है, तो इसका रहेगा नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे हाई परमानेंट स्नो कैप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्फाइंड टू लोअर पार्ट्स ऑफ ट्रोपोस्फियर। इनमें से कौन सा लोअर ट्रोपोस्फियर की घटना नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फ्रंटल इन्वर्जन एंड सब्सिडेंस इन्वर्जन। ये हाइयर ट्रोपोस्फियर में भी देखने को मिलता है, बाकी सब लोअर ट्रोपोस्फियरिक एटमोस्फियर के फीचर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एडवेक्शनल इन्वर्जन। एडवेक्शनल इन्वर्जन को इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो इसका रहेगा मूवमेंट ऑफ वार्म एयर ओवर कोल्ड एयर। जब कोल्ड एयर आती है उसके ऊपर अगर वार्म एयर का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो इससे जो इन्वर्जन स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एडवेक्शनल इन्वर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कंडीशन फॉर रेडिएशन इन्वर्जन। सो रेडिएशन इन्वर्जन के लिए कौन सी एक आइडियल कंडीशन नहीं है, तो इसमें रहेगा शॉर्ट नाइट, क्योंकि हम इन्वर्जन के लिए प्री कंडीशंस में पढ़ते हैं कि लॉन्ग विंटर नाइट्स का होना जरूरी है, उसी की वजह से इन्वर्जन की घटना स्टार्ट होती है। द प्रेफर ऑर्चार्ड साइट्स इन द मिडल लेटीट्यूड्स आर। सो मिडल लेटीट्यूड में जो मिड लेटीट्यूड या फिर हायर माउंटेन्स में जो बागान बनाते हैं उनके लिए जो प्रेफर आइडियल सिचुएशन होती है वो क्या रहेगी, तो इसका आंसर रहेगा रिज साइड जेंटल स्लोप। जैसे इस तरीके से माउंटेन है तो ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे ऑर्चार्ड्स की फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। जेंटल स्लोप होना चाहिए, हायर स्लोप्स में नहीं होगा ये। नेक्स्ट है हमें एक डायग्राम दे रखा है और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला कि कंबाइंड कंजम्पशन ऑफ रीन्यूएबल एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज लोवेस्ट। डायग्राम देख के बताना है हमें कि जो रीन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी इनको कंबाइन करके इसका लोवेस्ट किस में है, तो इसमें हम देखें तो रीन्यूएबल और न्यूक्लियर ये वाला पार्ट रहा। इसमें रीन्यूएबल और न्यूक्लियर RN और RN। तो डायरेक्टली देखें तो हमें साउथ अमेरिका में ये सबसे कम देखने को मिल रहा है, आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका। नेक्स्ट इसमें पूछ रखा है कंबाइन कंजम्पशन ऑफ रीन्यूएबल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज हाईएस्ट। दोनों का कंबाइन करके हाईएस्ट कौन सी कंट्री में, तो इसका हम देखें तो हाईएस्ट हमें दिखेगा रीन्यूएबल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक का यूरोप में देखने को मिलेगा। ये वाला हो जाएगा आंसर इसका हमारा यूरोप। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर एनर्जी कंजम्पशन इज मोर देन द रीन्यूएबल। सो न्यूक्लियर का रीन्यूएबल से ज़्यादा किस में है, तो इसमें हम देखें आंसर क्या पूछा हमें, न्यूक्लियर का रीन्यूएबल से ज़्यादा, न्यूक्लियर का रीन्यूएबल से ज़्यादा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा अफ्रीका पहला ही।
नेक्स्ट में पूछा है कंजम्पशन ऑफ कोल इज लेस देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कम कोल का कौन सी कंट्री में कौन कौन से रीजन में दे रखा है, तो इसका हमारा आंसर होगा यूरोप में हो सकता है, ये एक तो पॉसिबिलिटी यही रहती है, यूरोप में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कोल। फिर दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है एशिया वाले में, एशिया पैसिफिक कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर होगा हमारा यूरोप और एशिया पैसिफिक। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन से में एक सोर्स नहीं है, तो हम सीधा मैप में देख सकते हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये वाला रीजन रह जाता है, तो ये हमारा है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में ये एक सोर्स के रूप में नहीं है। सो आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हमारे आज के पेपर के। इसकी जो पीडीएफ है पेपर की, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, विजडम ज्योग्राफी_विजडम अकेडमी। बाकी हम अगली क्लास में इसके जो पीछे वाला पेपर हुआ था जून वाला, दिसंबर वाला, वो वाला डिस्कस करेंगे। इसी की तरह हम पिछले जो 5 ईयर के पेपर है, लास्ट 5 ईयर 2018 से लेके 24 तक ऑलमोस्ट 12 पेपर हुए, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। 2018 से पहले हमारा पैटर्न अलग था यूजीसी नेट का, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते थे ज्योग्राफी के, जिसमें 75 क्वेश्चन इस तरीके से आता था। 2018 के बाद ये अभी वाला जो सिलेबस है, ये वाला पैटर्न चल रहा है, तो हम 2018 के बाद वाले सारे पेपर इसमें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।